रूपोस भाग 3। मानू पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ी से चलने लगी। अंजी भी खड़ी होकर आंखें फाड़े और मुंह खोले सामने देखने लगी। तभी वहाँ पर चारों तरफ हुटिंग की आवाज़ सुनाई दी और उस लड़के ने मानू को छोड़ दिया। जैसे ही उस लड़के ने मानू को छोड़ा, एक चटाक की आवाज़ सभी के कानों में सुनाई पड़ी। मानू की आंखों में नमी और गुस्सा दोनों था। तभी अर्श दौड़कर आया और गुस्से से मानू को धक्का दे दिया, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही उस लड़के ने मानू को संभाल लिया जिसने मानू को किस किया था। क्यों पकड़ा है? अनय, छोड़ उसे, अर्श ने अनय से कहा। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं, हमारे अनय बाबू थे। इसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा है, अर्श ने गुस्से से मानू को देखते हुए कहा। अनय ने कुछ नहीं कहा। उसने अब तक मानू को नहीं देखा था। मानू की भी आंखें बंद थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अनय को देखा। वही अनय ने भी उसी समय मानू को देखा। दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि जानते तो दोनों नहीं थे एक दूसरे को। तभी अंजी ने मानू को अनय की पकड़ से छुड़ाया और अर्श को धमकाते हुए बोली, ओए मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को धक्का देने की? वैसे ही जैसे इसकी मेरी बॉडी पर हाथ उठाने की। इसे एक खरोंच भी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम्हारी फ्रेंड ने इसे थप्पड़ मारा? अर्श ने अंजी को गुस्से से देखते हुए तपाक से कहा। तो गलती तुम्हारी फ्रेंड की थी, उसने भी मेरी सहेली को किस किया। अंजी ने भी चिढ़कर कहा, ओ मैडम, इसे कोई शौक नहीं तुम जैसी टेम्पो की सहेली को किस करने की। वो तो हाउ डेयर यू। अर्श की बात पूरी होने से पहले अंजी बोल पड़ी। क्या कहा तुमने मुझे, टेम्पो? हाँ वही कहा, क्यों नाम अच्छा नहीं लगा? अर्श ने मजाक उड़ाने के अंदाज में अंजी को देखते हुए कहा। तो तुम भी पंक्चर हो चुके स्कूटर, अंजी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अर्श का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने मुझे? वही जो तुमने सुना। अगर सुनाई नहीं देता तो दोबारा कहूँ? पंचर हो चुके स्कूटर, अंजी ने चिढ़ाते हुए कहा। वही मानू और अनय का ध्यान भी उन दोनों की ओर चला गया था। दोनों अजीबो गरीब नाम से एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। शट अप, अनय ने चिल्लाते हुए कहा। अनय की आवाज़ सुनकर दोनों चुप हो गए। वही मानू तो अनय को ही देख रही थी। मानू अनय को कुछ बोलने को हुई ही थी कि एक अनाउंसमेंट की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सभी नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। ये सुनकर सबने एक दूसरे को एक बार घूरकर अजीब तरीके से देखा और ऑडिटोरियम की ओर चले गए। पर मानू अनय को लेकर गुस्से में थी। वो उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उसे समय ही नहीं मिला, इसलिए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाए आगे बढ़ गई। सारे टीचरों और प्रिंसिपल ने सभी फर्स्ट ईयर वालों को अच्छे से पढ़ाई करने का कहकर सबको अपने क्लास में जाने को कहा और सभी स्टूडेंट्स को चॉकलेट बंटवाए। सभी स्टूडेंट्स उसके बाद अपने अपने क्लास की ओर बढ़ गए। सुनिए, अनय के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अनय आवाज़ की दिशा में देखा। वहाँ एक 19 साल की सुंदर सी लड़की खड़ी थी। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, उस लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा। इट्स ओके, अनय ने उस लड़की को देखकर बिना किसी भाव में रिप्लाई किया। फ्लैशबैक। सीनियर ने अनय और अर्श को बुलाया। दोनों उनकी तरफ बढ़ गए। सीनियर एक लड़की को जो पहले आएगा उसको प्रपोज करने को कहा। लड़की काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए अनय ने उसका काम खुद करने को कहा। वो चाहता तो सीनियर को सबक सिखा सकता था, लेकिन उसको अपनी पहचान शो ऑफ करना नहीं था, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन सीनियर ने उसका टास्क चेंज कर दिया और पहले आए उसे किस करने को कहा। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, अनय ने कड़े लहजे में मना करते हुए कहा। क्यों? अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था, अभी क्या हुआ?
सारी हीरोपंती निकल गई। अर्श ने अपनी उंगली दिखाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अनय ने उसे रोक दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अनय दूर से दो लड़कियां आते देखा। वो लड़कियां जैसे जैसे पास आ रही थी, उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज हो चली थी। जैसे ही वो दोनों पास आई, अनय ने अपनी आंखें बंद करके सामने वाली लड़की को किस कर दिया। फ्लैशबैक एंड। हाय, मेरा नाम रूहिका दास है, तुम मुझे रूही कह सकते हो की आवाज़ से अनय अपनी सोच से प्रेजेंट में आया। अनायास आहूजा, अनय ने एक टुक में कहा। रूही अर्श से भी मिली और अपने बारे में बताने लगी। तीनों के बीच के बातों में पता चला कि रूहिका का भी ब्रांच सेम है। फिर तीनों साथ में क्लास की ओर बढ़ गए। रास्ते में रूहिका को कॉल आई और बात करने के बाद बताया कि उसे घर जाना होगा, अर्जेंट काम है, और दोनों को बाय कहकर वह चली गई। दोनों लड़के भी अपने रास्ते चले गए। सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। मानू और अंजी भी बैठी हुई थी। कितना बड़ा खच्चर पंचर बाहियात सटकेला लड़का था। मन तो कर रहा था उसके आगे के सारे दांत तोड़ दूं। बस एक बार वो मेरे सामने आया ना, तो उसके सारे के सारे बाल मैं निकाल देना है। अंजी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। रिलैक्स यार, मानू ने अंजी को बड़बड़ाते देखकर कहा। मुझे तो उस नीली आंखों वाले लड़के पर गुस्सा आ रहा है। कैसे उसने मुझे किस कर दिया। पत्ते झड़ चुके पेड़ कहीं का। क्या बात है मेरी प्यारी मानू, पहली मुलाकात में लड़के के आंखों का रंग, लगता है किसका असर कुछ ज़्यादा ही हुआ है। अंजी ने मानू को छेड़ते हुए कहा। चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब से उन लड़कों का जिक्र मत करना, मानू ने अंजी को आंखें दिखाते हुए कहा। तभी अनय और अर्श क्लास के अंदर आए। मानू वो देख, लगता है वो दोनों पंचर अपने ही क्लास के हैं। अंजी दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या, ऐसा मत बोल यार, मानू ने कहा। यार सच में देखना सामने, अंजी ने कहा। यह सुनकर मानू अपना सर दरवाजे के दिशा में घुमाया। अनय और अर्श ने भी उसी समय उन दोनों को देखा। अर्श ने अंजी को देखकर अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या, ये टेम्पो भी इसी क्लास में है। वहीं अनय ने कोई रिएक्ट नहीं दिया और खाली जगह देखकर वहाँ पर बैठ गया, जबकि मानो तो अनय को ही घूर रही थी और अंजी वो तो अर्श को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी। तभी गुड मॉर्निंग सर कहते हुए सभी स्टूडेंट्स अपने जगह से खड़े हुए। चूँकि पहला क्लास था, इसलिए प्रोफेसर ने सबको अपना परिचय दिया और सबको अपना अपना इंट्रो देने के लिए कहा। इंट्रो में सभी को सबका नाम पता चला। प्रोफेसर ने सभी को सब्जेक्ट के विषय में बताया और क्लास का टाइम कुछ देर तक बात करने के बाद प्रोफेसर वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक के बाद एक प्रोफेसर क्लास में आए और नॉर्मल सा इंट्रो देकर वो क्लास से चले गए। मानू के साथ साथ अनय अंजी का ध्यान भी क्लास में लगा, तो वो एक दूसरे को भूल ही गए। इसी तरह लंच का टाइम भी हो गया। मानू, चल कैंटीन चलते हैं, अंजी ने मानू से अपना बैग पैक करते हुए कहा। हाँ चल, मानू ने कहा और वह भी अपना बैग पैक करने लगी। तभी सुनो की आवाज़ दोनों की कानों में सुनाई पड़ी। दोनों ने देखा कि दो लड़के उनके बगल में खड़े थे। हेलो, मेरा नाम तुषार सोनी है और ये मेरा दोस्त अजय, उन दोनों में से एक ने कहा। मानू और अंजी ने एक दूसरे को देखा और अपना भी नाम बताकर उन दोनों से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों उन दोनों लड़कों को बाय कहकर वहाँ से कैंटीन की ओर चले गए। इधर अम्बू की क्लास में जैसी क्लास के अंदर आई तो अम्बू, जो कि अपने फ़ोन पे बातें करते हुए आ रहा था, वो बिना देखे जैसी जिसमें बैठने वाली थी उसी में बैठ गया। ओ हेलो, ये सीट मेरी है, जैसी ने कहा। एक्सक्यूज़ मी, अम्बू ने हैरानी से देखते हुए कहा। सुनाई नहीं देता क्या, यह मेरी जगह है, जैसी ने कहा।
ओ हेलो मैडम, आपका नाम लिखा है क्या इसमें? अम्बू ने फुल एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ बांध कर खड़े होते हुए कहा। जी नहीं, पर यहाँ मैंने पहले अपना बैग रखा है, इस हिसाब से ये जगह मेरी हुई, समझे? अम्बू अपनी आँख सिकुड़ते हुए अच्छा जी हाँ जैसी भी एटीट्यूड के साथ अम्बू ने अपने एक हाथ से जैसी के बैग हटा दिया। लो, अब यहाँ तो कोई बैग नहीं, इस हिसाब से अब तो यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता है ना। ओ हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बैग को हटाने की? अम्बू हंस दिया और जैसी को पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, मुझे हिम्मत का पाठ पढ़ाने से पहले मेरे बारे में पता कर लेना, समझी? A5 के बारे में इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है और तुम्हारी इतनी तो हाइट भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, अम्बू ने कहा। अचानक अम्बू के ऐसे उसे खुद के करीब करने से जैसी कि दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। वो अम्बू में ही खोने लगी। अम्बू ने उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी बात कहकर उसे छोड़ दिया और वहीं पर बैठ गया। जैसी भी तब जाके अपने होश में आई, उसे अम्बू के करीबी और छुअन का एक अलग सा एहसास दे गया। तभी सर क्लास में आए, जैसी भी अम्बू के बगल में आकर बैठ गई। अम्बू ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। पूरी क्लास के दौरान जैसी का ध्यान सिर्फ अम्बू पर ही था। अम्बू ने ये बात नोटिस की पर कुछ नहीं कहा। लंच टाइम होते ही अम्बू कैंटीन की ओर चला गया। जैसी उसे जाते देखती रही। यार अने प्लीज अब सुना भी देना, तेरा गाना सुने बरसों हो गया, काशी ने कहा। अने ने कुछ नहीं कहा। प्लीज सुना ना यार, सब ने एक साथ कहा। ओके गाइज, अने ने कहा और गाने लगा। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार। यार कोई तो हो राजदार, यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कैंटीन में सभी का ध्यान अनय के गाने की तरफ था। मानू के कान में भी अनय के ही गाने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो भी उस तरफ बढ़ गई। हे गाइस, ये A5 का गाना है, ये मैंने सुना है, बहुत पॉपुलर ग्रुप है ये, किसी ने कहा। सच? किसी ने पूछा। हाँ सच में, सुनने में आया है कि इस शहर के सबसे बड़े अमीर खानदान के बच्चे हैं ये पांचों। मानू और अंजी भी ये सुन रही थी। मानू को तो मतलब ही नहीं था इन सब से, लेकिन अंजी काफी उत्सुक थी उनको जानने के लिए। सभी दोस्तों ने मिलकर एक साथ गाना गाया और मस्ती करते हुए लंच करने लगे। और दोस्तों, कैसा रहा आज सबका फर्स्ट डे? रूसा ने सबसे पूछा। ये सुनकर अचानक अनय को किस वाला सीन याद आया तो अर्श को अंजी से फाइट वाला और अम्बू को जैसी से हुई बहस याद आ गई। क्या हुआ? किनके ख्यालों में गुम हो गए तुम तीनों? काशी ने उन तीनों को गुम देखकर पूछा। किसी के भी नहीं, तीनों ने एक साथ कहा। काशी और रूसा ने तीनों को हैरानी से देखने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। मोनाली, मोना और जैसी भी उसी समय कैंटीन में आई। उनको वहीं अंजी और मानू मिल गए। सब एक साथ आगे बढ़ गए। तभी सामने से अचानक किसी ने मानू का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अचानक खींचे जाने के कारण मानू का बैलेंस बिगड़ गया और जिसने उसे खींचा था उसके साथ ही नीचे गिर गई। साथ ही दोनों के होठ भी आपस में टकरा गए। उन दोनों के साथ हुए इस वाकया को देखकर सभी के मुंह, कान, आंख सब खुले के खुले रह गए। मानू और अनय दोनों को कुछ अलग सा एहसास होने लगा। हाँ, वो लड़का जिसने मानू को खींचा था वो अनय ही था। दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग नहीं हुआ था। एक बार फिर दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी। अनय तू ठीक है? अर्श ने सबको देखते देखकर तुरंत अनय के पास आते हुए कहा। किसी की आवाज सुनकर मानू झट से अनय से अलग हुई। शोर, चटाक, जैसे ही मानू अनय से अलग हुई, अनय ने सॉरी बोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही मानू ने उसके गाल पर
अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से छिछोरे कहकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन वो आगे बढ़ती इससे पहले ही अनय ने उसके बालों को पकड़कर गुस्से से अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी चेहरे के करीब लाकर दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? कोई हूर की परी हो जो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। पहली बार तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसमें कहीं न कहीं गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस वो सब किया, लेकिन इस बार नहीं। क्या कोई मंदिर का घंटा है जो जब मन किया बजाए जा रही हो? मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं। और क्या कहा तुमने मुझे छिछोरे? कहकर अनय ने एक पोज लिया और मानू के चेहरे को थोड़ा सा और करीब करके आगे बोला, हाँ अगर मैं छिछोरा हुआ भी ना और तुम इस प्लानेट की लास्ट लड़की भी हुई ना, तो ये अनायास अहूजा तुम जैसी लड़की के कभी करीब नहीं आएगा, समझी? बिकॉज यू आर नॉट माई टाइप। अनय ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा और झटके से मानू को छोड़कर आगे बढ़ गया। मानू ऐसे झटके से छोड़ने पर हल्का सा झुक गई। अनय कुछ दूरी पर गया और एक वेटर से कहा, नीचे ऑयल फैला हुआ है, इससे पहले कि किसी के पांव उसमें पड़े उसे साफ कर देना। वहां पर एक गहरी खामोशी सी पसर गई। अनय के सारे फ्रेंड्स भी मानू को घूरते हुए एक एक करके आगे बढ़ने लगे। अर्श मानू के सामने रुका और बोला, उसने तुम्हें छुआ लेकिन उसके इंटेंशन गलत नहीं थे और वह भी आगे बढ़ गया। मानू की नजर नीचे फर्श की ओर गई जहां ऑयल गिरा हुआ था। उसने ये देखकर अपनी आंखें भींचकर बंद कर ली। उसके सामने अनय का गुस्से से लाल चेहरा दिखने लगा और उसके शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, तुम इस अर्थ की लास्ट लड़की भी हुई ना, तो ये अनायास अहूजा तुम जैसी लड़की के कभी करीब नहीं आएगा। बिकॉज यू आर नॉट माई टाइप। मानू को इस बात का एहसास नहीं हुआ पर अनय का उसे ऐसा कहना उसके दिल में हल्का सा दर्द का एहसास करा गया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों में हल्की सी नमी थी। ये एहसास होते ही उसने हैरानी से अपनी आंखों को छुआ। 2 मिनट तक वह अपनी उंगली में आए आंसुओं को देखती रही। उसके आंखों में आंसू क्यों है? मानू के दिल से आवाज आई, तू ठीक है? जैसी की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। हाँ, धीरे से मानू ने अपना सर हिलाया। जाने दे यार, सुना है इनका ग्रुप ही ऐसा है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। तुम अपना मूड खराब मत कर और चल लंच करते, जैसी ने मानू से कहा। मानू ने भी अभी जो हुआ उसे इग्नोर कर हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे थोड़े पता था कि नीचे ऑयल गिरा हुआ है। इधर अनय का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसे गुस्सा मानू के थप्पड़ से नहीं आया, बल्कि उसके मुंह से अपने लिए छिछोरे शब्द से आ रहा था। और साथ ही उसने जो मानू को कहा वह भी उसके दिल में कुछ चुभन का एहसास करा रही थी। वो मानू को कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना, गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। ऐसे ही अनय के साथ हुआ। गुस्से में उसके मुंह से निकले शब्द आगे क्या असर होगा ये तो कोई नहीं जानता, वक्त ही बताएगा। यार अनय शांत हो जाना यार, अंबू ने अनय को शांत कराया। बाकी सब तो अनय का गुस्सा देखकर उसे कुछ ना कहना ही सही समझा। इधर थोड़ी देर बाद मानू और अंजी दोनों ही क्लास में पहले से बैठी हुई थी। अनय क्लास में आया तो उसकी नजर मानू की ओर एक बार को चली गई। मानू ने भी उसी समय उसकी तरफ देखा और नजर मिलाते ही दोनों ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। प्रोफेसर के आते ही क्लास स्टार्ट हो गई। सबका ध्यान क्लास में था, मगर मानू और अनय का ध्यान एक दूसरे पर। दोनों की सीट भी ज्यादा दूर नहीं थी, इस वजह से पूरे क्लास भर एक दूसरे को निगाहों से ही जलाना शुरू किया। शाम को छुट्टी के समय सभी सीनियर क्लास में आए और सबको वेलकम पार्टी के बारे में बताने लगे। उन्होंने सबको ड्रेस कोड के बारे में बताया
और बहुत सारी हिदायतें भी देने लगे। क्योंकि वे सब न्यू स्टूडेंट्स थे तो सबकी जिम्मेदारी सीनियर्स पर ही थी। थोड़ी देर बाद सारे सीनियर्स वहां से चले गए। हॉस्टल शाम को मानू ने अपने घर में बात की और पढ़ाई करने लगी। इधर अनय और उसके फ्रेंड ने अनय का मूड ठीक करने के लिए चित्रकूट वाटरफॉल जाने का प्लान बनाया और अनय को लेकर निकल पड़े। पहाड़ों, जंगलों, झरनों और नदियों से घिरा ये इलाका अपने आंचल में कई राज समेटे हुए है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, आदिवासियों की रहन सहन अपने में ही एक अनूठा है। लेकिन जो लोग बस्तर को नहीं जानते उन्हें यहाँ सिर्फ लाल आतंक यानी नक्सलियों का साया ही नजर आता है। प्रकृति के असली सौंदर्य को अपने रोम रोम में समेटे बस्तर में जंगलों के बीच इतने झरने हैं जहां आज भी सैलानी पहुंच नहीं पाए हैं। समय के साथ साथ बस्तर के वो राज भी खुल रहे हैं जो इतने दिलचस्प और रोचक है कि उन्हें एक्सप्लोर करने दूसरे राज्यों से भी घुमक्कड़ी कहे जाने या रमता जोगी यहाँ पहुंच जाते हैं। वैसे तो बस्तर को जानने और समझने के लिए काफी कुछ है, लेकिन शुरुआत में हमेशा चित्रकूट जलप्रपात से ही होता है। बस्तर के 6 श्रृंगारों में से एक है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट वाटरफॉल 90 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना इंद्रावती नदी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देता है। देश भर में ये जलप्रपात नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जगदलपुर पहुँचना होगा। यहाँ से केवल 40 किलोमीटर दूर आपको प्राकृतिक सौंदर्य का ये अनोखा और मनमोहक संगम नजर आएगा। इस बीच सफर में आप ये कहने से खुद को रोक नहीं पाएंगे कि वाकई प्रकृति ने यहाँ हर कदम को बड़ी ही खूबसूरती और फुर्सत से सजाया है। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का होता है, क्योंकि इन दिनों इंद्रावती नदी अपने उफान पर होती है। चित्रकूट जलप्रपात देश का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। बारिश के समय मौसम में इनकी चौड़ाई 150 मीटर होती है। रात की खामोशी में झरने की आवाज आपको 3 से 4 किलोमीटर दूर भी सुनाई देगी, मानो पानी की एक एक बूंद चीख चीख कर चित्रकूट से गिरने की गौरव गाथा का गान कर रहा हो। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जल राशि की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। पर्यटकों के यहाँ आने के लिए जुलाई अक्टूबर के बीच का समय सबसे सही होता है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने जंगल है जो उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा देती है। रात के अंधेरे में भी आप झरने का रोमांच ले सकते हैं, क्योंकि यह जगह रोशनी के साथ सुसज्जित किया हुआ है। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात में कम से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती है। झरने के किनारे एक विशालकाय शिवलिंग और महादेव का मंदिर भी है, जो हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। लेकिन झरने के बीच अगर आप जाएं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी शिवलिंग मिलेंगे। इनमें से कई शिवलिंग प्राचीन काल के भी माने जाते हैं, जिनके ऊपर झरने का पानी सीधे आकर गिरता है, मानो भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता को करीब से निहारने के लिए यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नदी में उतरकर 90 फीट की ऊंचाई से गिरते विशाल जलधारा को देखना और उसे महसूस करना थोड़ा डरावना जरूर, लेकिन उत्साह से भरपूर होता है। बस्तर में झरनों की कमी नहीं। यहाँ तक तकरीबन 60 से 70 मीटर के अंतराल में आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जिन तक आज भी कोई सैलानी नहीं पहुंच पाया है। बस्तर का तीर्थगढ़ जलप्रपात भी देश भर में काफी मशहूर है। यहाँ पहाड़, जल और जंगल का ऐसा अनूठा संगम है जहाँ हर प्रकृति प्रेमी खुद को पहुँचने से रोक नहीं पाता।
बस्तर पहुंचने वाला हर सैलानी चित्रकूट के साथ साथ तीर्थगढ़ जलप्रपात भी जरूर पहुंचता है। इसे अगर दूध का झरना भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चित्रकूट से इसकी दूरी तकरीबन 557 किलोमीटर है। तीर्थगढ़ एक ऐसा वाटरफॉल है जहां दो नदियों का संगम भी होता है। दो सहायक नदियां मुनगा और बहार यहाँ एक होकर सैलानियों के लिए एक मनोरम दृश्य का निर्माण करती हैं। तीर्थगढ़ में दरअसल एक नदी है, बल्कि दो झरने हैं जो एक के बाद एक पहाड़ों और घने जंगलों के बीच भूभाग में गिरती है। मजे की बात तो ये है कि यहाँ दोनों ही झरने की खूबसूरती बेहद करीब से निहार सकते हैं। घने वृक्षों के बीच पहाड़ों पर बनी सीढ़ियों की मदद से आप गहरी खाई में भी उतर सकते हैं, जहां से मुनगा बहार नदी के सफर की शुरुआत होती है। तीर्थगढ़ जलप्रपात को भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 300 फीट है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता हर रूप में विराजमान है, जहाँ बस पर्यावरण में खो जाने का मन करता है। यहाँ आदिवासियों की जिंदगी वैसे तो जरा भी आसान नहीं, लेकिन बस्तर पर आने पर तड़ियां हो जाने का मन करता है। शांत माहौल और चिड़ियों की चहचहाट, 300 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना, खूबसूरती की मिसाल पेश करते हरे भरे पेड़ और बरसाती बूंदों का गीले पत्तों से गिरना, ये सब कुछ आपको एक साथ बस्तर में मिलेंगे। तीर्थगढ़ जलप्रपात में मिलेंगे। सभी दोस्तों ने यहाँ खूब एंजॉय किया। अने भी काफी समय बाद अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में सुबह का कॉलेज वाला इंसिडेंट भूल ही गया। सभी ने काफी सारी पिक्चर कलेक्ट किए और सब रात होने से पहले गाते हुए अपने घर की ओर निकल गए। अपने अपने घर पहुंचते ही थके होने के कारण सभी तुरंत ही बेड पर लुढ़क गए। नेक्स्ट डे प्रोफेसर ने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सभी से पहचान बढ़ाने के लिए कहा, ताकि आगे प्रोजेक्ट वर्क करने में उन्हें दिक्कत ना हो। सभी ने एक दूसरे से दोस्ती की सिवाय मानू, अंजी, अनय और अर्श के। मानू अनय के पास आई तो अनय ने कैंटीन में कहे शब्द उनके कानों में गूंज उठे। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वही अंजी अर्श को देखकर पंचर बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गई। इन चारों को छोड़कर सबकी पहचान हो गई। सभी लड़कियां अनय और अर्श से बात करने के बहाने निकालने लगी, लेकिन दोनों ने किसी को भाव नहीं दिया। इधर जैसी कि अम्बू की तरफ खिंचाव बढ़ने लगा, लेकिन कैंटीन वाली घटना से उसे मालूम हुआ कि ये A5 ग्रुप का मेंबर है और यहाँ के रईस परिवारों में से एक है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही जब्त कर लिया था और अम्बू से दूरी बना ली। अम्बू को तो कुछ पता भी नहीं था, पांचों अपने में ही रहते। धीरे धीरे A5 पूरे कॉलेज में फेमस हो गया, लेकिन मानू और अंजी को आज तक पता नहीं चला कि ये A5 आखिर है कौन। उन्होंने उनका जिक्र कईयों के मुंह से सुना। मानू अक्सर कैंटीन में A5 का गाना सुनने जाया करती और दूर से ही ध्यान से गाना सुनती। एक दिन मानू कैंटीन के सामने खड़ी अनय का गाना सुन रही थी। मैं नहीं जानती कि ये आवाज किसकी है और तुम कौन हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये आवाज एक अलग ही सुकून का एहसास कराती है, मानू ने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर वापस से गाने में खो गई। ये क्यों यार, तू रोज A5 का गाना सुनने आती है लेकिन उनसे मिलती नहीं। अंजी ने मानू को आंखें बंद कर शौक को महसूस करते देखकर कहा, लेकिन मानू उससे पहले कुछ कहती, उससे ना मिले ही तो बेहतर है, कि आवाज पीछे से अचानक से उनके कानों में पड़ी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए।